Good morning, class 7th. We are discussing about modern democracy, chapter first in third part of the social study. And in this chapter, we have discussed the form of government, means monarchy, dictatorship and democracy. अब डेमोक्रेसी के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम देखें क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अप्लाई करता है, यहाँ पे भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसके बारे में हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करें, समझें। द टर्म डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर। डेमोस और क्रेटोस से मिलकर के बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस, पीपल प्लस पावर। ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोगों के पास पावर हो वो डेमोक्रेसी कहलाता है, और ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, डेमोस एंड क्रेटोस से। एक चीज़ और देखें कि इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से डिफरेंसेस दिया गया है टेबल में। इसे आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंसेस क्या है। जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है लोगों के द्वारा, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा प्रेसिडेंट, भारत में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसे ही ऑल पावर्स इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ऑल पावर्स वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, जैसे अमेरिका में, यूएसए में, वहाँ पे क्या है कि सारी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास होती हैं, बल्कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है द लिमिटेड पावर इज इसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास, और वो नेशन का हेड होता है और किसी प्रकार की उसके पास वीटो पावर नहीं होती। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होती, बट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म प्रेसिडेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मिनिस्टर्स आर नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो भी मिनिस्टर्स बनाता है प्रेसिडेंट, वो अपनी पसंद के लोगों को बनाता है, उसमें वो मेंबर्स पार्लियामेंट के नहीं होते, बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर सारे मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सेक्रेटरीज हु हेड वेरियस डिपार्टमेंट टू द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट विभिन्न प्रकार के सेक्रेटरी बनाता है जो कि विभिन्न विभागों के का नेतृत्व करते हैं, हेड होते हैं, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ कैबिनेट। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में भारत में देखें तो प्रधानमंत्री ही सारे मंत्रालयों का मुखिया होता है, सभी मंत्रियों का प्रधान होता है, इसलिए वो प्रधानमंत्री कहलाता है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में द कैबिनेट इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, सारा प्रशासन का काम कैबिनेट करती है, जो सेक्रेटरीज होते हैं। और जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में कैबिनेट कॉन्टैक्ट टू द एग्जीक्यूट्स द लॉ, और यहाँ पर इनेक्ट करती है, या फिर कह सकते हैं कैबिनेट जो है वो कानून बनाती है और उसे लागू करने का काम यहाँ के प्रशासन करता है, शासन करता है। अब देखें हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव ऑफ द डेमोक्रेसी, ये दो वर्ड से, डेमोस और क्रेटोस से मिलकर के बना है। सो डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार डेमोक्रेसी कहलाती है, लोकतंत्र कहलाती है। प्रियर टू डेमोक्रेसी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज of the world were ruled by the king and all the powers were vested in them and system was called monarchy। और लोकतंत्र से पहले, हमारे देश की आज़ादी से पहले, भारत में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राज्य थे, वहाँ पे राजा के द्वारा शासन किया जाता था। देयर द रूलर was appointed the hereditary basis and was not answerable to the people for his policies। और राजा के बाद वो वंशानुगत होता था, राजा बूढ़ा हो जाए तो उसका बेटा राजा हो जाता था, और वो लोग पब्लिक के प्रति किसी प्रकार से जवाबदेह नहीं होते थे, जनता उनसे कुछ पूछ नहीं सकती थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड टू एंशिएंट ग्रीस where people used to get together at one place and exercise their power directly in deciding matter of state। ये ग्रीस से, यूनान से लिया गया ये आइडिया है डेमोक्रेसी का, जहाँ पर उन्होंने क्या किया
कि सारे लोग एक साथ बैठ जाते थे, कोई डिसीजन अगर लेना होता था तो सारे लोगों की मीटिंग बुलाई जाती थी और उसमें ये डिसीजन लिया जाता था कि हमारे समाज के लिए क्या अच्छा होगा, खेलने के लिए, खेल के नियम बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के कानून बनाने के लिए वो मीटिंग किया करते थे। इट वॉज कॉल्ड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर सारे लोग एक साथ मिल करके डिसीजन लेते थे, सारे लोगों का डिसीजन मान्य होता था, सबसे बातें की जाती थी, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता था। This type of democracy was possible in those days as the state used to be very small, but with the gradual increase in the size, the population of the political units is became impossible or arrange the large number of people to accessible at one place to discuss matters concerning them. ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं पॉसिबल थी जहां पर जनसंख्या कम हो, सारे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हो सकें, सारे लोगों की बात सुनी जा सके, सारे लोगों से बात की जा सके, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, बढ़ती हुई जनसंख्या एक साथ बैठ नहीं सकती थी, असंभव नहीं हो पाता था, तो फॉर्म इसके चेंज किए गए और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गई। It was at this time that the concept of representative democracy came into being and the system of voting started. और तब जा कर के जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, लोग एक साथ बैठना संभव नहीं हो सकता था, तब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉर्म में आई। अब ये होगा कि हर समाज का एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाएगा और वो जा कर के सरकार बनाएंगे और सरकार लागू करेगी नियम और कानून। जैसे आप स्कूल का एग्जाम्पल लें तो सभी क्लास को एक साथ हम असेंबल नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, क्लास मॉनिटर्स बनाते हैं और प्रिंसिपल सर या कोऑर्डिनेटर सर उनके साथ मीटिंग करके रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं या फिर उनसे पूछ लेते हैं कि क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और अगर क्लास में ही मॉनिटर का इलेक्शन करना है, चुनाव करना है, तो हम क्लास से पूछते हैं कि कितने लोग ए का सपोर्ट करते हैं, कितने लोग बी का सपोर्ट करते हैं, कितने लोग सी का सपोर्ट करते हैं, और उनमें से जिसके सपोर्टर ज़्यादा है वो उसे मॉनिटर चुन लिया जाता है। दैट फॉर्म इज इलेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बेसिक जो डिफरेंस है वो पॉपुलेशन का है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने पर हम डायरेक्ट नहीं संभव है कि वो करा सकें चुनाव। And then it was this time that concept of representative democracy came into began in the system and voting started. वोट पड़ने लगे। अब इनडायरेक्ट रूप से लोग वोट करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अभी पंचायत चुनाव में हर गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव प्रधान के रूप में चुना गया। People started the elected their representative through the system of ballot. बैलेट पेपर पे चुनाव चिन्ह का निशान लगा करके और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। We shall now study why it is popular in most part of the world and later in the next chapter deliberate to understand the procedure of following the government in democracy as this what we follow in our country. अब इसके आगे हम आप देखने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी ही दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इस ऐसी क्या खूबी है इसमें कि दुनिया के ज़्यादातर देश डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं। और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा देश फॉलो कर रहा है, भारत कैसे फॉलो कर रहा है। नाउ मॉडर्न डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज वन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विच हैज़ बिकम the most popular all over the world and revolution took place all over the world to establish this system. ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी जो ज़्यादातर दुनिया के ज़्यादातर देशों में आज मनाया जा रहा है, माना जा रहा है, और इसको क्या कर रहे हैं, that it took place all over the world establish this system. पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप हो रही है। In democracy, the sovereign power rests with people irrespective of differences of religion, color, caste, gender, etc. डेमोक्रेटिक फॉर्म में क्या होता है कि सारी शक्तियाँ लोगों के पास होती हैं, पब्लिक के पास होती हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, धर्म के हों, किसी प्रकार के अमीर गरीब हों, मेल फीमेल हो, इस तरीके का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इन अ डेमोक्रेसी इट कॉमनली सेड, कहा जाता है, बैलेट सब्स्टिट्यूट द बुलेट। बैलेट पेपर से जो ताकतवर लोग हैं उनका भी सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा सकता है। किसी सामान्य व्यक्ति को भी आप अपना नेता चुन सकते हैं अगर उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं। कैसे चुनेंगे? विद द बैलेट। तो कहा जाता है बैलेट सब्स्टिट्यूट बुलेट, मीन्स धन बल और बाहुबल का भी विकल्प देता है हमारा
वोट देने का अधिकार या चुनाव का अधिकार, वोटिंग का अधिकार। Because it is the system where people can change the ruling power by means of voting out a government। सरकार को बदल सकते हैं, कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट हो, अगर आप या पब्लिक चाहे तो उसके अगेंस्ट वोट करके आने वाले चुनाव में उसे सत्ता से हटा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रधान जी लोग चुनाव हार गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक की नहीं सुनी, पब्लिक के हित में काम नहीं किया, पब्लिक ने लोगों को बदलने का काम किया, दूसरा नेता अपना चुन लिया, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया। नॉर्मली every person who is an adult citizen of a country has the right to vote। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि हर नागरिक जो कि वयस्क है, एडल्ट है, उसे वोट देने का अधिकार है। दिस इज नोन एज वन मैन वन वोट एंड आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ध्यान से समझने का कोशिश करें। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हम हिंदी में कह सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मीन्स देश के सभी लोगों को, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, इवन हैंडीकैप्ड हैं, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। बस ये सभी को वोट देने का अधिकार होगा, सिर्फ वो एडल्ट हो, मीन्स 18 प्लस या 18 एबव हो, उन सभी को वोट देने का अधिकार भारत देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। एंड दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। और ऐसे ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी आर एज अंडर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। पहला है पहचान के लिए कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इलेक्टेड होगा। जैसे प्रधान जी लोगों के द्वारा चुने गए, जिनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट किया, वही आपके गांव के प्रधान हुए। विधायक जी हैं, सांसद हैं, इस तरीके से सारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हैं। बीडीसी मेंबर्स हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। इन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल मेक लॉ एंड फ्रेम पॉलिसीज एंड द गवर्नमेंट। लोग चुने जाते हैं और पब्लिक के लिए सरकार नीतियां बनाती है। ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग इन द इलेक्शन। सभी को जो 18 साल या 18 से ऊपर के हैं, जिनके पास वोटर कार्ड है, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो सभी वोट देने का अधिकार रखते हैं। इन इंडिया द वोटिंग एज हैज बीन फिक्स्ड एट 18 ईयर्स ऑफ एज। भारत में 18 साल की एज वोटिंग के लिए फिक्स कर दी गई है। एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। बराबर हर 5 साल के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। किसी प्रकार की कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हो, किसी में कोई गलत वोट न डालने पाए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखता है चुनाव आयोग। द पीपल हैव देयर राइट टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर नेक्स्ट इलेक्शंस इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। सरकार के कामों से अगर लोग सेटिस्फाई नहीं है तो लोग सरकार को पावर से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं और दूसरी सरकार चुन सकते हैं। दूसरा इसका जो पहचान है रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ होता है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंश्योर रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा कानून के हिसाब से चलती है। रूल ऑफ लॉ वहाँ पे इंश्योर किया जाता है। लॉ इज सुप्रीम एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सबसे ऊपर कानून होता है या संविधान यहाँ पे सर्वोच्च है और उसी को सभी लोगों को मानना पड़ता है, चाहे सरकार हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सभी को संवैधानिक रूप से काम करना होता है। नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यू वुड जस्ट रियलाइज व्हाई द अप्रेस्ड पीपल इन मोनार्चीज एंड डिक्टेटरशिप यूनाइट एंड रिवोल्ट टू चूज डेमोक्रेसी। तो आप समझ गए होंगे कि मोनार्ची और डिक्टेटरशिप से लोग जो परेशान हुए तो उन्होंने किस फॉर्म को चुना? डेमोक्रेटिक फॉर्म को चुना कि डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी है। डेमोक्रेसी गिव्स पीपल द चॉइस एंड फ्रीडम टू चूज द पीपल हु विल गवर्न देम। डेमोक्रेसी लोगों को स्वतंत्रता देती है कि वो चुन सकें अपने पसंद के नेता को, अपनी जो पसंद का व्यक्ति है उसे अपना नेता चुन सकें। It gives equal right to the citizen which help in the development of their personality। वो सभी को डेमोक्रेसी समान अधिकार देती है जिससे कि व्यक्ति का पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप हो सके, लोगों का व्यक्तित्व निखर करके सामने आ सके, जिसके अंदर जो क्षमता है उसके अनुसार उसे काम मिल सके।
Many political leaders and visionaries felt this is just political democracy or the political form of democracy. बहुत सारे लोग इसे मानते हैं कि ये राजनीतिक लोकतंत्र है. They have gone a step further and said that the actual fruit and benefit of democracy would only be achieved if people have equality in social status. अब फिर ये लोग और आगे जा करके एक कदम और आगे जा करके बोल रहे हैं कि जब माना जाएगा रियल डेमोक्रेसी जब लोग सामाजिक रूप से समान हों, सभी को इक्वल स्टेटस मिल सके, तो वो सोशल डेमोक्रेसी कहलाएगा. एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अवसर की सबको समानता हो, तब वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहलाएगी. Thus these two aspects also became essential part of democracy as people should not be discriminated against within their country. तो ये दो, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दो अलग एस्पेक्ट हमारे सामने आते हैं. जब ये दोनों चीज समान हो जाएंगी तब हम एक्चुअल डेमोक्रेसी इसे कहेंगे. तो हम फिर से देखते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी क्या कहलाएगी. इट मीन्स दैट ऑल मेन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ऐसा समाज जिसमें स्त्री पुरुष में कोई भेद ना हो, सभी को समान व्यवहार किया जा सके. एंड शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट. दोनों को समान अवसर हो अपना विकास करने के लिए. नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ. किसी को भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या फिर जन्म स्थान के आधार पे उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जा सके कि पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, इस तरीके का कोई भेदभाव ना हो. सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम द सोशल एविल्स लाइक कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी. और वो समाज जाति व्यवस्था से भी स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का जाति व्यवस्था वहाँ पे ना हो, भेदभाव ना हो. और अनटचेबिलिटी तो बिल्कुल भी ना हो कि छुआछूत की भावना कि वो छोटा है, वो बड़ा है, उसका छीनना नहीं, उसके साथ खाने पीने नहीं बैठना है, इस तरीके का भेदभाव उस समाज में ना हो, तो वो सोशल डेमोक्रेसी कहलाएगी. वो समाज और अच्छा डेमोक्रेटिक समाज कहलाएगा. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को समझें. It means that all members should enjoy the freedom from exploitation of any kind in terms of economic aspects. ऐसा कि किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी समान स्वतंत्रता पा सकें. They should have equal opportunities to earn their livelihood. सभी को समान अवसर हो अपना जीवन यापन करने के लिए, कमाने खाने का सबको समान अवसर मिल सकें. Equal ways should be given to both men and women. समान काम के लिए समान मजदूरी मिल सके, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो. द लैंडलॉर्ड्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स. जमींदार या फिर जो काम देने वाले लोग हैं वो किसी प्रकार से मजदूरों का या काम करने वाले लोगों का शोषण ना कर सके. ऐसा समाज ही इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंतर्गत आएगा. अब कल्पना करके देखिए, आप आपके आसपास देखिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या सामाजिक समानता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच की भावना नहीं है. लोग अपने आप को जाति के नाम से संबोधित करने में गर्व महसूस करते हैं या नहीं. या फिर इकोनॉमिक रूप से देखें कि किसी प्रकार की मजदूरी में सबको समान पैसे मिलते हैं क्या. अगर नहीं तो समझेंगे कि ये डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी नहीं है. और अगर ऐसी समानता है तो ये समझेंगे कि वही सबसे अच्छे तरीके का डेमोक्रेटिक फॉर्म है. यहाँ पे देखें, एक बॉक्स में दिया गया है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स. भारत में एक कानून लाना पड़ा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए. तो ये क्या है कि यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी लाने का प्रयास करना पड़ रहा है. मीन्स समाज में समानता नहीं थी, गरीब के बच्चों को पढ़ने के अवसर नहीं मिलते थे, तो सरकार ने क्या किया, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी ला दी. कब? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी 2009 में लाई गई, जिससे ये कहा गया कि सभी बच्चों को 6 से 12 साल तक के बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी. आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से मेजर्स अपनाए जाने हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.